तो हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है? टेंसेस की कैसी तैयारी है आपकी? अभी तक हमने क्या कर लिया है? हमने ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था अपने पास्ट टेंस को। उससे पहले हमने प्रेजेंट को भी कवर कर लिया। तो हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं? अपने ना टेंसेस की एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। और आज हम ऑब्वियसली, तुम्हें टाइटल से ही दिख रहा होगा, फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, टेंसेस का जो टॉपिक है ना, लेंथी आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। अगर आपके डाउट साइड बाय साइड क्लियर हो रहे हैं ना, आप इजीली पढ़ रहे हो, आपको पता चलता जा रहा है, तो ये ना टॉपिक हार्डली मैं आपको बताऊं, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, कंप्लीट टेंसेस को समझने के लिए ना आपको 3 दिन चाहिए। 3 दिन मतलब 3 डेज सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस में कैसे ट्रीट करना हर एक दिन को ना टेंस के साथ? क्या करो, आज का दिन आप है ना, इसको प्रेजेंट की तरह ट्रीट करो। अपने एक्शंस को ना लाइन में ले आओ। जो एक्शन आप रूटीन में करते हो तो आज भी कर रहे हो, तो आपका रूटीन हो गया वो सिंपल प्रेजेंट है ना। अभी जो आप एक्शन कर रहे हो करंटली, वो आपका कॉन्टिन्यूस है। अभी तक आपने जो एक्शन कर लिया वो आपका क्या है? परफेक्ट। और जो एक्शन आप लिमिटेड टाइम तक करते रहे हो वो क्या है? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हो गया। अब क्या करो, इस दिन पर लगाओ क्रॉस और अपने नेक्स्ट डे पर आ जाओ। उस दिन क्या होगा, उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपना पिछला दिन देखो। मतलब आज का दिन कल देखना, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का दिन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सिंपल पास्ट। सॉरी, वो बनेगा आपका पास्ट। अब इसके अंदर क्या होगा? अगेन वही चीजें हैं। कौन कौन सी? वही एक्शन जो आपका होगा, जो आपने आज एक स्पेसिफिक टाइम पर किया, जो आप रूटीन में ही करते हो, आपकी पास्ट हैबिट भी है, आपने पास्ट में भी वही चीज की है, तो वो क्या बन गया आपका? सिंपल पास्ट, है ना। उसके बाद आप जब पास्ट के एक पॉइंट पर जो एक्शन कर देते, दैट मीन्स प्रेजेंट डे में आपने जो एक पॉइंट पर जो एक्शन किया था वो क्या था? वो कंटिन्यूस था ना। अब वही एक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आज सोचोगे, या सपोज करो मैं कल वाला दिन जो बीत गया है वो अभी सोच रहा हूँ, कल मैंने इस टाइम पर क्या किया था या मैं क्या कर रहा था, जो एक्शन मैं इस टाइम पर कर रहा था वो क्या था? वो मेरा पास्ट कंटिन्यूस था, है ना। अब जो एक्शन मैंने पास्ट में भी पहले किया था वो क्या था? वो मेरा पास्ट परफेक्ट था, है ना। तो क्या हुआ, अब देखो, जब आप डेज में बात करते हो ना, आपके 2 डेज तो बीत गए। 2 डेज में आपने 2 टेंसेस को समझ लिया। बच्चा अब तीसरा। तीसरा होगा कल का दिन। आज से सोचो कि आप कल क्या करोगे। तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे ना कि फ्यूचर टेंस में होता है। तो आज से सोचिए आप कल क्या करेंगे। सपोज करो कल मैं सुबह उठ के मंदिर जाऊंगा, तो वो क्या? सिंपल फ्यूचर है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा, है ना। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मंदिर से आने के बाद मैं ना खाना बनाने लग जाऊंगा, मतलब मैं खाना बनाऊंगा। तो खाना मैं कॉन्टिन्यूसली बनाऊंगा कुछ टाइम के लिए। या सपोज करो मैं पढ़ाई करूंगा, तो उस केस में क्या? करूंगा कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कह देते हैं उसको, है ना। उसके बाद आप सोचते हो कि भाई मैंने खाना भी खा लिया, मैंने मंदिर भी हो आया, मैंने खाना बना भी लिया, शाम को मैं सोचूंगा कल कि मैंने सारा दिन में क्या किया था। तो जब आप एक ऐसा एक्शन सोचेंगे कि पूरे दिन में वो एक्शन होगा पर वो फ्यूचर में होगा, तो वो एक्शन अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, पर आप मान रहे हैं कि एक ऐसा एक्शन एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में ही। फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो परफेक्ट तो वो होगा, और साथ साथ फ्यूचर भी होगा, तो वो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्वियसली। और इसी के बाद अगर आप एक लिमिटेड टाइम से काउंट कर रहे हो, टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह देना। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, आपने तो 3 दिन की बात की थी, पर हुआ क्या? इसको ना सभी को एक दिन में ले आओ। आज के दिन अपने लेफ्ट में रखो बीता हुआ दिन, मतलब आपका पास्ट, और अपने राइट में रखो आने वाला दिन, आपका फ्यूचर। जो भी चीज आप आज करोगे ना वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप रट्टे लगाते रहो। रट्टे लगाने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्रैम करने का कोई पॉइंट नहीं है। इसको प्रैक्टिकली समझो। आज के दिन में आप कुछ भी करोगे ना वो आपका प्रेजेंट है। अगर वो एक्शन रूटीन में चल रहा है तो वो कल भी हुआ था, वो आज भी हुआ है, वो कल भी होगा, तो वो सिंपल फॉर्म्स है तीनों टेंस की। अगर वो एक्शन पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट है। अभी करो, आज किया है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। कल करोगे सिंपल फ्यूचर है। कल इस टाइम पर आप जो चीज कर रहे थे वो कल कंटिन्यू थी ना, तो वो क्या था? वो पास्ट कंटिन्यूस था।
आज इस पॉइंट पर जो आप कर रहे हो वो क्या है, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कल इस पॉइंट पर जो आप कर रहे होगे वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। समझे? उसके बाद अब ये समझो, पास्ट में आपने कोई एक एक्शन बहुत पहले कंप्लीट कर लिया और उसके बाद कुछ और भी कर लिया। एग्जाम्पल के लिए कल आपने टेंस की वीडियो दोबारा देख ली, आपने उसको अच्छे से स्टडी कर लिया, फिर आप घूमने चले गए। आपने वो वीडियो देखी ना पहले, तो वो एक्शन पास्ट में भी पहले था, वो पास्ट परफेक्ट था। प्रेजेंट के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जो भी काम आपने अब तक कंप्लीट किया है ना, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। चाहे आपने कोई भी वीडियो देखी है, चाहे आपने कुछ भी किया, आपने पढ़ाई की है, आप घूमने गए थे, आप घूम के आए हो, आप जिम गए थे, आपने खाना बनाया था, कुछ भी किया था, अगर वो एक्शन कंप्लीट है तो वो परफेक्ट है, प्रेजेंट में कंप्लीट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब सपोज करो आप गेस कर रहे हो कि आपके पास एक टास्क इन हैंड है, टास्क एट हैंड है आपके, और आपको पता है कि कल 6 बजे तक आप कंप्लीट कर लोगे, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना वो चीज़ 6 बजे तक हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है, उसको तो बेटा देखो क्या है, बस ऐसे समझो कि आपको फॉरवर्ड सेंस अगर है तो आप फ्यूचर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाना, या वहां पर जब आपको इंपॉर्टेंस टाइम पर देनी है, एक्शन पर कम देनी है। अगर आपके लिए टाइम मैटर करता है तो आप एक्शन को किस में रखोगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता तो स्टिक टू द पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये इतनी सी बात है। पर अगर तुम यूज़ की बात करते हो, आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि कल रात 8 बजे तक जो भी चीज़ आप करते रहे हो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हो कि मैं कल कॉन्टीन्यूसली 8 बजे तक, या सपोज करो आपको किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी, राइट। प्रेजेंट के केस में क्या होगा, प्रेजेंट में बहुत सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड सेंस को देख दो, आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दो। अगर आपको टाइम की इंपॉर्टेंस देनी है, मीनिंग समझना है, तो सिंपल सी बात है कि जब आप एक कॉन्टिन्यूस एक्शन को उठा के टाइम दे दोगे ना, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ ना कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट करता भी चलेगा। समझ रहे हो ना, आप मैथ्स कर रहे हो, आपने 50 सम्स किया करने हैं, आपको टाइम लगेगा 2 hours का, तो 50 सम्स में ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक एक सम ही करोगे ना, ये तो नहीं कि एकदम से 50 का 50 कर दोगे, तो क्या होगा, टर्न बाय टर्न आपका सम कंप्लीट होता जाएगा ना, तो आप एक्शन कंप्लीट भी कर रहे हो, आप कंटिन्यू भी कर रहे हो, हेंस फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि प्रेजेंट का है। फ्यूचर में भी सेम चीज़ चलेगी, बट वो एक्शन फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, फ्यूचर में कुछ टाइम तक कंटिन्यू होगा, और होपफुली फ्यूचर में कंप्लीट होगा, अगर होगा तो ये आपके पास बात बनती है सिंगल डे में तीनों टेंस फॉर्म्स को सोचना या समझना। आई होप बाय नाउ आपको एक बेसिक लेआउट आपके माइंड के अंदर सेट हो गया है, जो कि मेन निचोड़ है टेंसेस का। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्यूचर को कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो फिक्स्ड है। ऑल्दो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, बट जनरली जितने भी एक्शंस बनेंगे ना फ्यूचर के, वो एक इम्प्रॉबेबल केस है, वो एक्शन का होना या ना होना एक अनसर्टेनिटी है। जस्ट लाइक कल रेन का होना, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये क्या है, एक इम्प्रॉबेबल फ्यूचर है। तो उस केस में कभी भी ऐसा मत सोचना कि फ्यूचर का एक एक्शन फिक्स है। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, आपकी प्लानिंग भी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपने प्लान किया होता कि आपने फ्रेंड को मिलोगे, बट ड्यू टू सम रीजंस, रेनफॉल हुई, कोई भी रीजन है, XYZ रीजन है, पर आप उसे नहीं मिल पाए, तो आपका प्लान कैंसिल भी हो सकता है ना। तो फ्यूचर की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फिक्स हो। तो फ्यूचर में होने वाला हर एक एक्शन एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हो, या हमारे एक माइंड का एक पॉइंट है जो हम गेस कर दें कि ऐसा होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की आप स्टार्टिंग करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। बाय नाउ हमने 10 मिनट में टेंसेस को कवर अप कर लिया जितना भी पीछे था, और यहाँ पर मैं आपको जस्ट वो उनके आंसर्स भी बताना चाहता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो के एंड पर ये टेंस एंड टेंसेस किए थे ना। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसमें क्या फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मुझे आंसर्स दिए, वेल डन। अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो आज मैच भी कर लेते हैं। तो देखिए, गेस करना है ना कि आपको कौन सा टेंस लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, व्हेन है ना, व्हेन के बाद यहाँ पर भी देख लो कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। व्हेन वी अराइव्ड द फिल्म डैश स्टार्ट, जब हम थिएटर पहुंचे, सेकेंड फॉर्म में पास्ट लगेगा ऑब्वियसली, हम थिएटर पहुंचे, फिल्म पहले से ही स्टार्टेड थी, तो दैट मीन्स द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड।
कि जब हम थिएटर पहुंचे पिक्चर पहले से चल रही थी, तो आपने कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि एक्शन के होने से पहले ही एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट? शी डैश इन दैट कंपनी फॉर 20 years when she was made redundant. What is the meaning of redundant? redundant का मीनिंग होता है जो चीज ना रिपीटिव है या एक सेंस में वेस्ट है, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, या वो कॉपीड है। तो रिडंडेंट का मतलब होता है जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो वो उस कंपनी में 20 years तक काम कर रही थी जब उसको रिडंडेंट घोषित कर दिया गया, मतलब ये बता दिया गया कि वो अब यूजफुल नहीं है। तो कितने टाइम से काम कर रही थी? फॉर 20 years। 4 आपको ऑलरेडी दिख रहा है, पास्ट आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया ही था। तो आंख बंद करके क्या फिल कर दो? शी हैड बीन वर्किंग। ये यहाँ पर आप सिंपली ये भी कह सकते हो शी हैड वर्कड इन दैट कंपनी, क्योंकि ये स्टेटिव भी हो सकता है ना, हम बता सकते हैं कि वो इस कंपनी में 20 years तक काम करती रही है, उसके बाद उसको रिडंडेंट घोषित कर दिया। तो ये आपके पास केस है। आई फेल्ट इल बिकॉज आई हैड ड्रंक, पास्ट या भी परफेक्ट है, फेल्ट पास्ट था। आई डैड स्टडी ऑल डे सो आई वॉज टायर्ड, आई हैड स्टडीड ऑल डे बिकॉज सो आई वॉज टायर्ड, या आई हैड बीन स्टडिंग, दोनों आ सकते हैं। आप सिंपली एक बात को बता भी सकते हो, या टाइम पर इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो कि मैं पूरा दिन पढ़ता रहा हूँ इसलिए मैं थका हुआ हूँ, या थका हुआ था। हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पर टाइम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपको ऑलरेडी पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा, पर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन लंडन व्हेन योर डॉटर वाज बोर्न, आपको लंदन में रहते हुए कितना टाइम हो गया था कि उस आपकी डॉटर वहाँ पर पैदा हुई। जब आपकी डॉटर पैदा हुई आपको लंदन में रहते हुए कितना टाइम हो गया था, तो टाइम पे इंपॉर्टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। व्हेन आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट आई रियलाइज्ड आई हैड फॉरगॉटन, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा मुझे रियलाइज हुआ मैंने फॉरगेट कर दिया अपना पासपोर्ट घर पर। वैक्सीन पहले ही हो रखा था ना, आपका पासपोर्ट पहले से ही मिसिंग था। आई डैश ब्रेक माई एंकल सो आई कुड नॉट गो स्कीइंग लास्ट ईयर, पास्ट है और आपका एंकल ब्रोकन होगा, तो आई हैड ऑलरेडी ब्रोकन या आई हैड ब्रोकन माई एंकल सो आई कुड नॉट गो स्कीइंग लास्ट ईयर। आगे के इसमें टुक है, फॉर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट है ऑब्वियसली। शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years when she took the exam. I dash went so I was hot and tired. आप बता रहे हो कि आप क्या करते रहे हो इसीलिए आप बिल्कुल थके हुए हो, मतलब आपको पसीना आ रहा है, तो I had been running. और लास्टली I did not go, past है because I hadn't done. तो ये आपके आंसर्स थे जिसमें हमने क्या यूज किया? पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप आप सभी के आंसर्स मोस्टली करेक्ट ही हैं। मुझे चैट में बताना किसके मोर देन 7 करेक्ट थे या 7 एग्जैक्टली भी थे। सो 7 और मोर देन 7, सो ये आपके आंसर्स थे, आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। तो या इसके आंसर्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आगे देखिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना विलशेल का केस। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, देखो फ्यूचर की बात आती है ना, तो फ्यूचर में हम मॉडल वर्ब्स जो यूज़ करेंगे ना वो 2 हैं विलशेल। ये दोनों जो मॉडल वर्ब्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट फ्यूचर टेंस। जब भी आप एक ऐसे एक्शन की बात करोगे ना जो फ्यूचर में होने वाली है, वहाँ पर विलशेल का होना तो नेसेसरी है अगर वो एक अनप्रेडिक्टेड केस है, मतलब वहाँ पर नहीं पता कि वो एक्चुअली एक्शन होगा भी या नहीं, जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि हो सकता है। अब वो फाइनलाइज केस बन जाएगा कि वो होगा ही होगा, तो उस केस में हम बी वर्ब फॉर्म को यूज़ करेंगे इज एम आर को, और उसके साथ यूज़ करेंगे गोइंग टू। और यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ, सिंस हम सिंपल फ्यूचर पर है ना, याद है जब हम प्रेजेंट टेंस की वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल से या कॉन्टिन्यूस से हम ना फ्यूचर टेंस को भी दिखाएंगे, तो आज मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं। मॉडल वर्ब्स की क्लास ऑलरेडी चल रही थी, आपको आइडिया ही होगा। तो विल कहाँ लगता है? जब आप एक नॉर्मल सेंस में बात करते हो तो सेकेंड पर्सन के साथ, मतलब यू या इसके साथ थर्ड पर्सन या कोई भी नाउन के साथ। तो जितने भी आपके सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस हैं, यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही शी इट दे, या कोई भी ऐसा नाउन है एग्जाम्पल के लिए बॉय, या बेसिकली सपोज करिए कुछ भी है, कोई एक नेम है
वहां पर आप जब एक ऐसा केस बनेगा कि वहां पर कोई और सेंस नहीं है, तो वहां मतलब एक ऐसा केस है जिसमें फ्यूचर फिक्स नहीं है, तो वहां पर विल इनके साथ, और जो आपका शेल बचेगा वो किसके साथ लगाओगे, आई के साथ, राइट। पर इस पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, विल ना सबके साथ भी लग सकता है, मतलब आई वी, यहाँ पर शेल वी के साथ भी आएगा, तो आई वी दे यू, बेसिकली हर एक प्रोनाउन हर एक नाउन के साथ आप सिंपली विल भी लगा सकते हो, अगर एज लॉन्ग एज वो केस एक अफर्मेटिव है या एक नेगेटिव केस है। पर ये चीज़ को फॉलो तब करना जब आपके पास इंटैरोगेटिव केस आ जाए। इंटैरोगेटिव में शेल जो होता है ना, ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ रहता है, मतलब आई और वी से पहले। तो जब भी आपको आई और वी से इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, वहां पे अच्छी हैबिट तो ये है कि वहां पे आप शेल लगाएं, और विल सिर्फ किसको दे दें आप, सेकेंड या थर्ड पर्सन या किसी नाउन को। एग्जाम्पल के लिए शैल आई वेट, जब आप डिमांड करेंगे कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना विल आई वेट, तो यहाँ पर सेंस ये है कि क्या मैं वेट करूंगा, मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि विल आई वेट, क्या मैं वेट करूंगा। शैल आई वेट का मतलब क्या आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि क्या आप वेट, मतलब क्या मैं आपके लिए वेट करूं। तो दोनों में डिफरेंस मीनिंग में ही क्लियर हो रहा है। तो याद रखिए इंटैरोगेटिव में शेल आई और वी को देना वो ज़्यादा पोलाइट केस बनेगा, और विल बाकी सभी में किसी को भी दे दो, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये तो छोटा सा केस था, आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो आगे देखिए होता क्या है। तो बिफोर वी गेट टू द पॉइंट, जल्दी से रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया विल शेल, और आपको ऑलरेडी पता है मॉडल वर्ब्स के जो इमीडिएटली नेक्स्ट वर्ब आता है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो आपके पास ऐसा केस बनेगा, विल प्ले, जैसे आई विल प्ले सॉकर टुमारो, या ही इज। अब देखो इसके साथ एक और केस ही बन सकता है, जब आप उस बात को लेकर श्योर होना कि वैसा एक्शन होगा, तो वहां पर बी के साथ क्या यूज कर सकते हो, गोइंग टू और बी वन आई एन जी। एग्जाम्पल के लिए बी वर्ब फॉर्म, आई एम गोइंग टू प्ले सॉकर टुमारो। दोनों में ना बताने का बस मीनिंग डिफरेंस है क्या, कि कल मैं सॉकर खेलूंगा, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, मैं शायद ये भी हो सकता है ना खेलूं। आई एम गोइंग टू प्ले सॉकर, यहाँ पर आप बता रहे हो कि आप खेलने जा रहे हो, तो यहाँ पर उस एक्शन के होने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम है। यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी। जब नेगेटिव करोगे तो विल शेल के बाद नॉट लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगा देना, है ना। तो खेलूंगा वाली सेंस है इसके अंदर, या खेलूंगी वाली आएगी, या खेलेंगे मतलब गा गे गी, या होगा या होगे या होगी, तो ये सेंस बनेगी। तो ये आपके पास केसेस हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की बात आएगी, आपको आंसर मिलेगा फुल लाइनर या एक कंप्लीट आंसर। अगर आपको सिर्फ येस और नो में चाहिए, तो आपका सेंटेंस इतने पार्ट से बिगिन होगा, या यहाँ पर बी वर्ब फॉर्म से। बी वर्ब फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इजमार होती है, सो इजमार, उसके बाद गोइंग टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो गोइंग है ना, ये वी वन आई एन जी है। इजमार के साथ बी वर्ब फॉर्म के साथ आई एन जी जो लगती है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है ना। तो आपने अभी देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी आप फ्यूचर टेंस को दिखा सकते हो। तो ये तो रूल्स हैं। अब जल्दी से इनके यूजेस पर आ जाते हैं। रूल्स तो बहुत ईजी थे। तो यूजेस की बात आती है सबसे पहले विल की। तो विल का यूज कहाँ होता है, सिंपली एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। इट इज द बेसिक वे टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। वी ऑफन यूज इट एज देयर इज नो रीजन टू यूज अनदर फ्यूचर टेंस। सिंपली सी बात इतनी है कि जब आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो ना, तो उसमें कोई और यूज नहीं है, आप सिंपली विल को यूज करके सारी चीज़ों को गेस कर सकते हो। जैसे सन विल राइज एट 7 AM, वट इफ वहाँ पर क्लाउड है, तो सन राइज नहीं करेगा, मतलब राइज तो करेगा, मतलब ऑब्वियसली दिखेगा नहीं। आई थिंक द कॉन्जर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में कौन जीतेगा, कॉन्जर्वेटिव्स। ये एक इलेक्टेड पार्टी है, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, थिंक क्या था फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली जब आप ऐसे प्रिडिक्शंस करेंगे ना, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं पर फ्यूचर के लिए हैं, प्रेजेंट में प्रिडिक्शन फ्यूचर के लिए हैं, तो क्या होगा, आपके पास सिंपल प्रेजेंट होगा, और उसको सपोर्ट कौन करेगा, सिंपल फ्यूचर, ज्यादातर विल। ये आपके पास है। एक और एग्जांपल सपोज करो, आई होप, सॉरी ये नहीं, आई होप आई विल गेन बेटर मार्क्स दिस टाइम। कि मैं होप करता हूं कि इस बार मेरे जो मार्क्स हैं वो पहले से अच्छे आएंगे। सो आई होप आपको ये बात सब क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो विल का केस तो इतना सही है, राइट।
इसके बाद एक और केस है जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, मना कर रहे हो किसी को, ऑफर कर रहे हो। ये तो यूजेस है मॉडल वर्ब्स के अकॉर्डिंग, वर्ब्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, कि मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके होमवर्क के साथ, मतलब आपके होमवर्क करने में। तो यहाँ पे क्या आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो ना। विल यू गिव मी अ हैंड, मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। आई वोंट गो, आप सीधा सीधा मना कर रहे हो तो ये रिफ्यूजल है। तो ऐसे केसेस में आप यू से भी बना सकते हो, बट वहां पर आपको यू के साथ किसको यूज करना पड़ेगा, शेल को। जब ऐसे केसेस बनाने हैं तो विल और शेल प्रोनाउंस के साथ चेंज हो जाते हैं, आई के साथ और वी के साथ विल आ जाएगा। बाकी सभी केसेस में बेटर है कि आप क्या यूज करो, शेल। बट यहाँ पर ये चीज़ वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में मत फॉलो करना इसको। तो जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस बता रहे हो, जैसे सपोज करो आप किसी को कंपेल कर रहे हो, यू शैल वेट हियर, कि आपको यहाँ पर वेट करना ही करना होगा, तो यहाँ पर यू के साथ शैल आएगा। अब सपोज करो मैं कहता हूँ कि कल ऑफ ही ऑफ है, कल ऑफ होगा, सो टुमारो शैल बी अ नॉन वर्किंग डे। मतलब जब अनाउंसड है ना कि ऐसी चीज होगी, तो वहां पर शैल का यूज इंटरचेंज हो जाएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब सेकेंड और थर्ड पर्सन या किसी नाउन के साथ शैल आ जाएगा और उसके अलावा फर्स्ट पर्सन के साथ विल आ जाएगा। तो ये आपके पास केस था। बाकी जब आप नॉर्मली शैल की बात करते हो तो अभी आगे बताऊंगा ही। अब इसमें देखो विल का यूज़ हम फर्स्ट कंडीशनल में भी करते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आप होप करते हो, प्रे करते हो, विश करते हो, गेस करते हो, प्रेजेंट का एक्शन जो फ्यूचर में हो सकता है, तो इफ या लेट उन केसेस के साथ एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट और दूसरे पार्ट में सिंपल फ्यूचर। इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो टू द पार्क, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट बेटर मार्क्स, है ना। फर्स्ट कंडीशनल्स क्या है, ये वो एक्शंस होते हैं जो आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, मतलब फ्यूचर में वो चीज़ें हो सकती हैं। सो ये आपके पास केस है, बट सिंपल सा था। आई होप आपको ये बात क्लियर है, राइट। तो इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट केस बनता है अब शेल का। शेल का बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादातर शेल को हम इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में ना फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। सिंस हम इंडिया में हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो याद रखना जब आप इंटरोगेटिव की बात करोगे तो बस इतनी सी बात है, आई और वी के साथ शेल इंटरोगेटिव में लगाना अच्छी बात है। जब आप किसी को ऑफर, सजेस्ट या आस्क कर रहे हो तो उस केस में ये चीज़ चलेगी। जैसे शैल आई ओपन द विंडो या डू यू वांट मी टू ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन करूं या क्या आप चाहते हो कि मैं विंडो ओपन करूं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो ना किसी को। सेम सेंटेंस वो था, शैल आई वेट, क्या मैं वेट करूं, तो डू यू वांट मी टू वेट हियर। विल आई वेट में तो ये हो जाएगा कि क्या मैं वेट करूं, या विल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन करूंगा। तो वो खुद से क्वेश्चन हो जाएगा, पर हम तो सामने वाले का आंसर मांग रहे हैं ना। तो आई और वी के साथ शेल इंटरोगेटिव में ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बहुत सिंपल सा यूजेस थे। अब इसके बाद जो आगे का केस बनता है ना, वो बी गोइंग टू का बनता है। अब क्या होता है, जब आप एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे ना जो पहले से ही प्लान्ड है, जो पता है आपको फ्यूचर में होगा, उनमें हमेशा बी गोइंग टू लगेगा, मतलब इज एम आर गोइंग टू। वैसे सपोज करो वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम। हमारे पास मिल्क खत्म हो गया है, तो रिप्लाई क्या देता है बी कि मुझे पता है, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं बस जाने ही वाला हूँ लेने के लिए। सपोज करो वी आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज पार्टी लेटर दिस वीक। मतलब ये हफ्ता खत्म होने के बाद, मतलब हफ्ते के खत्म होने तक, मतलब जैसे ही वीकेंड आने वाला होगा, हम इस हफ्ते के लास्ट में एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं, या हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। अभी हुई नहीं है पर वो होने वाली है। तो यहाँ पर होने वाली है सेंस में क्या बनेगा, एक फिक्स सेंस आ गई ना, वो प्लान्ड है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्शन होने वाला है। तो जब आप गेस करेंगे कि ऐसा एक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर बी के साथ गोइंग टू, मतलब इज एम आर गोइंग टू, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म, राइट। बहुत सिंपल सा केस था, है ना। और क्या बनेगा, जब हम गोइंग टू की बात करेंगे वही प्रिडिक्शन है। जैसे सपोज करो लुक एट दोस फुटबॉल प्ले लुक एट दोस बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर गोइंग टू ब्रेक द विंडो। तो यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि जब आप बी गोइंग टू की बात करते हो तो आप प्रिडिक्शन करते हो फ्यूचर के बारे में। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे बी गोइंग टू या विल दोनों की सेंस इक्वल है, क्योंकि वो एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बट बेटर क्या है कि वहाँ पर क्या होगा,
हम गोइंग टू लगाएं। जैसे सपोज करो वर्किंग लाइक दिस आई एम नॉट गोइंग टू पास, कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा ना तो मैं पास नहीं होने वाला। पॉसिबिलिटी दोनों की है, मैं पास हो भी सकता हूँ, बाय लक मैं पास हो जाऊं, पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, इज एम आर गोइंग टू। सो आई होप आपको इनका यूज क्लियर है। तो आप इज एम आर गोइंग टू तब यूज करेंगे जब आपके पास एक्शन फिक्स्ड होगा, मतलब आपको पक्का पता है कि ऐसा होने वाला है। ये एक ऐसा केस है कि उसमें होने के चांसेस ज्यादा है, बट अगर आप दोनों इक्वल लेके चलोगे तो वहां पर विल या शैल दोनों लग सकते हैं और उसके साथ फर्स्ट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? बहुत ईजी सा था। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस से हम कैसे फ्यूचर दिखाते हैं। इसको सिंपल वे में बताऊं, सपोज करो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं और मैं आपके आगे एक सेंटेंस लिखता हूं, द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, या द ट्रेन लीव्स एट 9:30। और इसके आगे मैंने ना एक और सेंटेंस बनाना चाहता हूं, तो मैं डेली भी लिख रहा हूं। तो मुझे डिफरेंस बताइए इन 3 सेंटेंसेस में क्या होगा। 3 बीइंग द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes, द ट्रेन लीव्स एट 9:30, द ट्रेन लीव्स एट 9:30 डेली। तो तीनों में डिफरेंस क्या? सिंपल सा डिफरेंस है। इसका मीनिंग तो ये है कि ट्रेन 5 minutes में जाने वाली है, मतलब अभी वो गई नहीं है पर वो जाने वाली है। यहाँ पर वो एक्शन ना नियर फ्यूचर का एक्शन है, तो उस एक्शन को बजाय कि फ्यूचर में डालने के मैं कहाँ डाल रहा हूँ, प्रेजेंट में। पर ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली फ्यूचर ही है। प्रेजेंट के अंदर भी आप फ्यूचर को देख सकते हो। जैसे सपोज करो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद जो चीज़ भी आप करोगे वो फ्यूचर की बात है ना, बट वो है तो सेम दिन ही ना, आज का दिन ही है। तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू वॉच दिस वन, या आई विल वॉच दिस वीडियो, या अनदर वीडियो, या आई विल स्लीप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मल्टीपल केसेस है। अब नेक्स्ट केस में क्या बनता है, द ट्रेन लीव्स एट 9:30, कि जो ट्रेन है वो 9:30 पे जाती है, मतलब डेली जाती है। कल भी गई थी, आज भी गई है, कल भी 9:30 पे जाएगी। दैट मीन सपोज करो अभी हुए हैं 8:30 और आप पूछ लेते हो इंक्वायरी में कि ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो वो कहता है ट्रेन 9:30 पे जाएगी। मतलब 9:30 पे जाती है तो ऑब्वियसली 9:30 पे जाएगी ना वो। तो अभी भी क्या है, वो एक एक्शन फ्यूचर का है, पर क्योंकि वो रूटीन का एक्शन है तो वो आज भी सेम टाइम पर ही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 मिनट्स का, पर अगर वो एक्शन सिंपल प्रेजेंट है, वो एक रूटीन एक्शन है, तो उसी सिंपल प्रेजेंट के एक्शन को आप फ्यूचर की तरह भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और ये पार्ट आपका क्लियर है। सो इसी के साथ आपके फ्यूचर टेंस की वीडियो आज यहीं पर एंड होती है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। फ्यूचर टेंस का जो इनिशियल सिंपल फ्यूचर टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम बहुत सारे टेंसेस को इंक्लूड कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी इंक्लूड कर लिया, हमने प्रेजेंट सिंपल को भी यूज़ किया है और सिंपल फ्यूचर तो ऑब्वियसली किया ही है। सो इस टेंस पे बहुत ध्यान देना, इससे पहले जितना भी किया है उन पर भी ध्यान देना। उसके अलावा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा ग्रुप है, आप उस पर आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्विज़ेस को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। टिल योर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ।